Most welcome to our NCERT Best Notes with Best Explanation playlist series. A lot of thanks for your support. Again and again, thanks. Today we will discuss NCERT Class 6 Geography textbook The Earth Our Habitat. The Earth Our Habitat. Chapter 6. Chapter 6 is the Major Landforms of the Earth. Major Landforms of the Earth. Notes. Chapter 6 focuses on the different types of landforms found on the earth and the processes that create and modify them. Landforms are created by internal and external forces. चैप्टर 6 में मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग को पढ़ना है. चैप्टर 6 जो है फोकस क्या चीज़ पे करेगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अर्थ पे पाए जाने वाले यानी फाउंड ऑन द अर्थ लैंडफॉर्म्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और ये भी चीज़ फर्स्ट पार्ट में तो ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के कितने लैंडफॉर्म्स अर्थ पे पाए जाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंड द प्रोसेसेस दैट क्रिएट एंड मॉडिफाई देम, और कौन कौन सा प्रोसेस है जो उनको क्रिएट करता है और मॉडिफाई करता है. क्रिएट भी करता है और मॉडिफाई यानी बनाता भी है और बदल भी रहा है यानी मॉडिफाई भी कर रहा है. लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं, इंटरनल प्रोसेस से भी और एक्सटर्नल फोर्सेस से भी. लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये ध्यान रखना है. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स बिल्डिंग प्रोसेसेस. लैंडफॉर्म्स को बनाने वाले जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग शेप्ड बाय टू मेन प्रोसेस. अर्थ सरफेस जो है कॉन्स्टेंटली बीइंग शेप्ड बाय टू मेन प्रोसेसेस. दो जो मेन प्रोसेस है उसी से अर्थ जो है हमारा वो शेप्ड होते जा रहा है. अर्थ का जो सरफेस है कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो शेप उसका बनते जा रहा है और बिगड़ते जा रहा है. यानी अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग शेप्ड बाय, अर्थ का जो शेप दिलाने वाला दो प्रोसेस है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. बाय टू मेन प्रोसेसेस कौन कौन सा है, तो अर्थ के सरफेस को कॉन्स्टेंटली जो बीइंग शेप्ड हो रहा है बाय टू मेन प्रोसेस में. पहला प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस, टेक्टोनिक फोर्सेस. इंटरनल प्रोसेस में हम लोग को पढ़ना है टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में. दिस प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. ये जो प्रोसेस है टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, जो इंटरनल प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या लीड करता है, अपलिफ्टमेंट यानी ऊपर उठना और सिंकिंग नीचे डूबना. ऊपर अपलिफ्टमेंट होना और सिंकिंग नीचे आना, ये जो है अर्थ के सरफेस का ऊपर जाना और नीचे आना जो होता है ना, ये टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण होता है. इसको इंटरनल प्रोसेस कहा जाता है. एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में हम लोग को यहाँ बताया गया है इसके बारे में. नो एग्जाम्पल, हायर क्लासेस में हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. यानी इंटरनल प्रोसेस में बस अभी ये ध्यान रखना है कि टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण ये होता है. और इस प्रोसेस से ना, दिस प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट यानी कभी ऊपर होगा कभी सिंकिंग, यानी अर्थ का सरफेस कभी ऊपर जाएगा अपलिफ्ट होगा और कभी सिंक होगा. नाउ एग्जांपल में क्या है, वोल्केनिक एरप्शंस. वोल्केनिक एरप्शंस जो होता है ये इंटरनल प्रोसेस में काउंट होता है. एंड अर्थक्वेक यानी वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, इन सब को हम लोग कहाँ काउंट करेंगे, इंटरनल प्रोसेस में काउंट करेंगे जो टेक्टोनिक फोर्स के कारण होता है. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, जिसके कारण माउंटेन्स बनते हैं और प्लेट्यूज बनते हैं. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल में क्या है, जो इंटरनल प्रोसेस के बारे में भी पढ़े टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में, उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, वोल्केनिक एरप्शंस है एंड अर्थक्वेक्स है. विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, जो माउंटेन और प्लेट्यूज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ सेकेंड वन इज आवर एक्सटर्नल प्रोसेसेस. ग्रेडेशन, क्या कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस को, तो ग्रेडेशन एक्सटर्नल प्रोसेस ग्रेडेशन कहलाता है. नाउ दिस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. यानी कंटिन्यूस जो वियरिंग डाउन हो रहा है और रीबिल्डिंग हो रहा है लैंड सरफेस का, इसी को हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस होता है. दिस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. इट इन्वॉल्व द
इट इन्वॉल्व्स टू मेन एक्शन, इसमें दो एक्शन जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा एक्शन? पहला जो एक्शन है फर्स्ट वन इज एरोजन। एरोजन में क्या होगा? द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, आइस और विंड्स। एरोजन जो पहला इसका पार्ट है इन्वॉल्व करता है दो मेन एक्शन को। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। दिस इज़ द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ये इसी प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व कर रहा था जिसके बारे में पढ़ रहे थे। टू मेन एक्शन जो इन्वॉल्व कर रहा था वो कौन कौन सा था? पहला एक्शन था इरोजन का। इसमें होगा क्या? द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय एजेंट्स। वियरिंग अवे अर्थ सरफेस का हो जाएगा, मतलब वियरिंग एंड टीयरिंग यानी अर्थ का घिसना। जो वियरिंग अवे होता है अर्थ का सरफेस का, अर्थ के सरफेस का वियरिंग अवे होता है किस एजेंट्स के द्वारा? तो रनिंग वाटर के द्वारा, आइस के कारण, रनिंग वाटर के कारण और विंड के कारण। तो ये जो प्रोसेस है इसको इरोजन कहते हैं, यानी वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, ये कहलाएगा इरोजन। नौ, इसके बाद क्या है? डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? द रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का रीबिल्ड होना, अर्थ सरफेस का फिर से बन जाना विद द मटेरियल सेडिमेंट्स कैरीड बाय दीज एजेंट्स। ये जो एजेंट अभी पढ़े, रनिंग वाटर है, आइस है और विंड है, ये एजेंट, इन एजेंट के द्वारा जो मटेरियल लाया जाता है सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट कैरीड किया जाता है इन एजेंट के द्वारा, और अर्थ के सरफेस का फिर से जो बनने का प्रोसेस होता है, रीबिल्डिंग वाला प्रोसेस, इसी को डिपोजिशन कहा जाता है। यानी इरोजन वो प्रोसेस है जब कोई कभी अर्थ का सरफेस मान लीजिए यहाँ का लेयर उठ के हट जाए, आगे बढ़ जाए, यानी लेयर का घटना, यानी लेयर का कम होना। मान लीजिए बहुत सारा लेयर है, बहुत सारा लेयर है, अर्थ के सरफेस का बहुत सारा लेयर है, तो ऊपर वाला लेयर जो है ये अगर आगे बढ़ जाएगा, निकल जाएगा, मतलब ये लेयर हट जाए, ये लेयर बारी बारी से हटने लगे, बहुत सारा लेयर था और ऊपर से धीरे धीरे लेयर का जो हटने का प्रोसेस है, दिस इज़ नोन एज इरोजन। इसी को इरोजन कहते हैं। ये बहुत सारा एजेंट के द्वारा होता है, जैसे रनिंग वाटर से होता है, आइस के कारण होता है और विंड के कारण होता है। इसी को वियरिंग अवे भी कहते हैं, अर्थ सरफेस का वियरिंग अवे हो जाना। तो ये तो था इरोजन। अब इरोजन का उल्टा ये अपोजिट है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा? जैसे हमारे पास अर्थ का मान लीजिए 4 लेयर अभी है, डिपोजिशन में क्या होगा? और भी लेयर इसके ऊपर बैठ जाएगा एजेंट्स के द्वारा, और भी सेडिमेंट्स यानी मटेरियल लाके यहाँ पे जमा हो जाएगा, यानी और भी लेयर प्लस होते जाएगा। यानी जब भी लेयर प्लस हो रहा है उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, और जब भी लेयर माइनस हो रहा है उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। इरोजन जो है लेयर्स का घटना कहलाता है, और डिपोजिशन में लेयर्स बढ़ने लगते हैं, यानी ज़्यादा होने लगता है। रीबिल्ड प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं अर्थ का सरफेस रीबिल्ड हो रहा है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं लैंडफॉर्म्स का, देखते हैं। लैंडफॉर्म्स आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एलिवेशन। लैंडफॉर्म्स को क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? एलिवेशन, कितना कौन सा ऊंचा है, एंड स्लोप कैसा है उसका। तो एलिवेशन भी देखना होता है और स्लोप देखना होता है। लैंडफॉर्म्स आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द क्या पे बेसिस, किस बेसिस पे करेंगे लैंडफॉर्म्स को क्लासिफाई? तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप इनटू 3 मेजर टाइप्स। तो अगर हम स्लोप और एलिवेशन के बेसिस पे देखें तो 3 तरह के ना मेजर टाइप्स के लैंडफॉर्म्स होते हैं। 3 मेजर टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहला कौन सा होगा? माउंटेन, दूसरा होता है प्लेट्यूज एंड तीसरा होता है प्लेन्स। यानी एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे जो लैंडफॉर्म्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उनमें 3 टाइप का लैंडफॉर्म्स आता है। कौन कौन सा है? माउंटेन है, प्लेट्यूज है और प्लेन्स है। फर्स्ट वन इज माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होता है? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन। माउंटेन जो है नेचुरल एलिवेशन है। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन, बहुत ज़्यादा एलिवेशन उसमें होगा, एनी नेचुरल जो अपने आप बना है, नेचर के कारण बना है, ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का एलिवेशन जो नेचुरल है उसी को माउंटेन कहा जाता है। अर्थ के सरफेस का जो नेचुरल एलिवेशन है उसको माउंटेन कहा जाता है। इट हैज़ अ स्मॉल समिट, इसके ऊपर ना समिट होते हैं, पीक्स होते हैं, एंड अ ब्रॉड बेस, ऊपर जो समिट होगा वो स्मॉल होगा, ऊपर जो समिट होता है स्मॉल होता है, जो चोटी होती है इसकी नोकीली टाइप होती है, और ब्रॉड बेस होता है लाइक दिस। माउंटेन लाइक दिस होते हैं कि ऊपर में समिट जो होता है वो नैरो होती है पिक, और नीचे का बेस जो होता है ये अपर वाला पार्ट है, पिक है, इसको पिक कह सकते हैं,
माउंटेन डिस्कस कर रहे थे। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, इट हैज़ स्मॉल समिट पीक एंड अ ब्रॉड बेस। बेस कैसा होता है? ब्रॉड। जब भी माउंटेन आप देखेंगे ऐसा ही माउंटेन होता है। तो पीक जब भी होता है इसका नैरो होता है, यानी स्मॉल समिट होगा, और बेस जो होगा वो ब्रॉड होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंटली हायर दैन द सराउंडिंग एरियाज। माउंटेन्स जो होते हैं ना सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं सराउंडिंग एरिया से, मतलब उनके आसपास का जो एरिया है ना उससे वो बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, ऊंचे होते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं अगर आसपास का प्लेन ऐसा होगा, बहुत नीचे होगा, तो माउंटेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है ना। तो माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंटली हायर दैन द सराउंडिंग एरियाज। द क्लाइमेट इज़ जनरली कोल्डर। अब चूंकि हायर एरिया में है तो क्लाइमेट कोल्डर होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। स्लोप्स आर स्टीप, और इसके स्लोप्स जो होते हैं स्टीप होते हैं। तो माउंटेन्स सिग्निफिकेंटली हायर होता है अपने सराउंडिंग एरिया से, और क्लाइमेट कैसे होते हैं? तो जनरली कोल्डर, क्लाइमेट यहाँ के कोल्डर होंगे, और स्लोप्स स्टीपर होगा, स्लोप स्टीप होगा ना। इसके बाद माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ना है। अ सिस्टम ऑफ पैरेलल रेंजेस। सिस्टम होता है पैरेलल रेंजेस का, मतलब माउंटेन रेंजेस किसको कहते हैं? तो सिस्टम ऑफ पैरेलल रेंजेस जो एक्सटेंड होता है ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होता है, मतलब सैकड़ों मीटर्स तक, ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक वो एक्सटेंडेड होता है। जैसे कि हिमालय एग्जाम्पल में है, आल्प्स है और एंडीज़ है, यानी माउंटेन रेंजेस किसको कहेंगे? और सिस्टम ऑफ पैरेलल रेंजेस होता है, कैसा होता है? पैरेलल रेंजेस होगा जो कि एक्सटेंडिंग कहाँ तक होगा? ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक वो एक्सटेंडेड होता है। इसी को हम लोग पैरेलल रेंज को हम लोग पैरेलल रेंज के सिस्टम को, पैरेलल रेंजेस के सिस्टम को माउंटेन रेंज कहते हैं, यानी हिमालयाज, आल्प्स और एंडीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ ग्लेशियर्स क्या होता है? परमानेंट फ्रोजन रिवर्स जो होता है ना आइस का, आइस की जो रिवर है जो फ्रोजन है, परमानेंट वो फ्रोजन है। आइस की रिवर जो परमानेंट फ्रोजन रिवर है वो फाउंड होती है सब माउंटेन में। कुछ माउंटेन के ऊपर आइस की परमानेंट फ्रोजन रिवर्स जो है वो परमानेंट रिवर्स देखने को मिलती है, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं। यानी ग्लेशियर्स क्या होगा? परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस फाउंड इन सब माउंटेन्स। नाउ अब टाइप्स ऑफ माउंटेन को देखते हैं, कितने टाइप का माउंटेन होगा। टाइप पहले देखेंगे, फिर फॉर्मेशन प्रोसेस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ देखते हैं चार्ट में। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है फोल्ड माउंटेन। नाउ सेकेंड होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन। तो तीन टाइप के हम लोग माउंटेन जनरली देखने को मिलते हैं। तीन टाइप का माउंटेन हम लोग को जनरली देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ माउंटेन में सबसे पहला जो टाइप है वो है फोल्ड माउंटेन। इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट इज फोल्डेड ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। ध्यान रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट इज फोल्डेड। फोल्ड माउंटेन कैसे बनेगा? तो ये बनेगा कब? अर्थ का क्रस्ट जब फोल्ड हो जाता है, अर्थ का क्रस्ट जब फोल्डेड होगा। अर्थ क्रस्ट इज व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज फोल्डेड ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। कौन सा फोर्स से होगा? तो कॉम्प्रेशनल फोर्सेस के कारण अर्थ का जो क्रस्ट है वो फोल्ड हो जाएगा, जिससे कि फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा इसका? रग्ड रिलीफ होगा, हायर कॉनिकल पीक्स होगा। रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स होंगे। रग्ड रिलीफ होगा और हाई कॉनिकल पीक्स होंगे। एग्जाम्पल्स में हिमालय जो कि यंग माउंटेन है, हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है, और अरावली रेंज जो राजस्थान की अरावली पर्वत है, अरावली रेंज, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन और अरावली रेंज जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। दोनों फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। कैसे बना है दोनों? अर्थ के क्रस्ट को जब फोल्ड किया जाता है, जब अर्थ का क्रस्ट जो है फोल्ड हो जाता है कंप्रेशनल फोर्स के कारण, तब इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, तब ये बन जाता है। ना सेकेंड क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनेगा? फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगा? तो फॉर्म्ड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड वर्टिकली डिस्प्लेस्ड। बहुत सारा एरिया जो होता है ना, लार्ज एरिया, बड़ा सा एरिया जो है टूट के वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए या संकन हो जाए, या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे आ जाए, संकन हो जाए। यानी फॉर्म्ड, ये ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? फॉर्म्ड व्हेन लार्ज एरियाज, बहुत बड़े एरियाज जब टूट जाते हैं, आर ब्रोकन एंड वर्टिकली डिस्प्लेस्ड, या तो ऊपर आ जाते हैं या तो नीचे हो जाते हैं, या तो अपलिफ्ट हो जाएगा या तो संकन हो जाएगा। अपलिफ्ट मतलब ऊपर जाना और संकन मतलब नीचे आना। तो इस तरह से ब्लॉक माउंटेन बन जाता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होंगे आर हॉस्ट, जो ऊपर जो उठ जाते हैं ब्लॉक्स, जो अपर वाले ब्लॉक्स होते हैं जो ऊपर उठ जाते हैं उनको हॉस्ट बोला जाता है, और लोअर्ड वाले ब्लॉक्स जो होते हैं ना ग्रैबेन उनको कहते हैं। लोअर्ड वाले को ग्रैबेन कहते हैं जिसको रिफ्ट वैली कहा जाता है, और अपलिफ्ट वाले को, अपलिफ्टेड जो ब्लॉक्स हैं उसको हॉस्ट कहा जाता है, ध्यान रखना है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं, हॉस्ट कहलाते हैं, एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स जो है ना ग्रैबेन कहलाते हैं जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। नौ अब एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका, तो वो वॉसजेज माउंटेन्स, वॉसजेज माउंटेन्स जो है ना फ्रांस में, जो वो एग्जाम्पल है। और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है जर्मनी का, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। यानी ब्लॉक माउंटेन का जो एग्जाम्पल है वॉसजेज माउंटेन जो फ्रांस में है, और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो जर्मनी में है, ये दोनों एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। कैसे बनेगा ब्लॉक माउंटेन, तो ब्लॉक माउंटेन बनेगा लार्ज एरिया जब टूट के यानी ब्रोकन हो जाए और वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाए, यानी अपलिफ्ट हो जाए, या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे आ जाए। तो अपलिफ्ट हो जाए, अपवर्ड उठ जाए, और यानी तो संकिन हो जाए। तो अपलिफ्ट ब्लॉक जो हैं वो हॉस्ट कहलाते हैं, और लोअर्ड ब्लॉक जो नीचे चले जाते हैं वो ग्रैबेन कहलाते हैं, ध्यान रखना है। और लोअर्ड जब ब्लॉक आता है तो रिफ्ट वैली उसी को कहते हैं, वहीं पे रिफ्ट वैली बन जाता है। एग्जाम्पल क्या था, वॉसजेस माउंटेन्स और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो जर्मनी का था। नाउ थर्ड पार्ट हमारा है वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है, नाम से ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है कि वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक लगा हुआ है तो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनेगा, फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वेयर मॉल्टेन मटेरियल जो है ना इरप्ट करते हैं एंड पाइल्स अप, जहाँ पे मॉल्टेन मटेरियल जो है इरप्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं और पाइल अप वहीं पे ढेर लग जाते हैं, यानी फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी वेयर मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट करता है एंड पाइल्स अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है, तो वोल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, तो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होगा। कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो कोन शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस कोन शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा ये। नाउ माउंट किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है एग्जाम्पल इसका बेस्ट है, और माउंट फुजी जो जापान में है ये भी इसका एग्जाम्पल बेस्ट है। तो जो भी माउंटेन जो है वोल्केनिक एरप्शन के कारण यानी वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं, जहाँ पे क्या होगा, वेयर मॉल्टेन मटेरियल्स एरप्ट करता है एंड पाइल्स अप, मॉल्टेन मटेरियल एरप्ट हो जाता है, बाहर निकलता है, और पाइल अप यानी ढेर लग जाता है। कौन शेप्ड स्ट्रक्चर होगा इसका, और एग्जाम्पल क्या है, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, और माउंट फुजी जो जापान में है ना। इसके बाद सिग्निफिकेंस देखते हैं माउंटेन्स का। माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या है, माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर्स, वाटर की स्टोर हाउस है। माउंटेन्स क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर्स, स्टोर हाउस है वाटर की। ग्लेशियर्स आर सोर्सेज ऑफ मेनी रिवर्स, ग्लेशियर्स क्या है, मेनी रिवर्स के सोर्सेज हैं, ग्लेशियर क्या है, मेनी रिवर्स के सोर्सेज हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, और ग्लेशियर्स जो हैं सोर्स हैं बहुत सारी रिवर्स की, मेनी रिवर्स की सोर्सेज हैं वो ना। दे प्रोवाइड फॉरेस्ट, इनमें जंगल होता है, ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूरिज़्म, टूरिज़्म के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, एंड रिच साइट्स फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, और रिच साइट होते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, चूँकि रिवर्स है तो हाइड्रो पावर जनरेट हो सकता है, यानी जल विद्युत बनाया जा सकता है, तो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा रिच साइट होता है। सिग्निफिकेंस माउंटेन का क्या क्या देखे, एक तो पहला देखे कि स्टोर हाउस होता है वाटर का, इसी में हम लोग को पढ़ना है कि ग्लेशियर्स आर सोर्सेज ऑफ मेनी रिवर्स, ग्लेशियर्स होते हैं ना सोर्सेज होते हैं मेनी रिवर्स के, और दे प्रोवाइड फॉरेस्ट, ये दूसरा पार्ट है कि सिग्निफिकेंस में सेकंड पार्ट क्या है कि प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं टूरिज़्म के, तीसरा हो गया, एंड फोर्थ क्या है कि हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी रिच साइट प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब आते हैं माउंटेन के बाद प्लेट्यूज़ वाले पार्ट पे। सेकंड क्या था हमारा, प्लेट्यूज़। अब प्लेट्यूज़ अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। प्लेट्यूज कैसा होता है, अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, ये फ्लैट टॉप्ड होता है टेबल लैंड, लाइक दिस। माउंटेन में क्या होता था, माउंटेन स्टीपर होता था, लेकिन प्लेट्यूज कुछ ऐसा होगा टेबल लैंड टाइप का। तो प्लेट्यूज हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, स्टीपर नहीं होता है, तो टेबल लैंड टाइप का होता है प्लेट्यूज, बाकी प्लेन से ऊंचा होता है लेकिन टेबल के जैसा उठा हुआ होगा, लाइक दिस। ओके, तो टेबल लैंड जो होता है प्लेट्यूज कहलाता है। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट लैंड इसलिए बोला जाता है कि ये वाला पार्ट जो अपर सरफेस है वो फ्लैट है इसका। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरियाज़, जो आसपास के एरियाज़ में, सराउंडेड एरियाज़ के आसपास स्टैंडिंग होते हैं। Now, plateaus can range from a few hundred meters to several thousand meters in height. Plateaus जो हैं कुछ 100 यानी 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक
यानी कुछ थाउजेंड के मल्टीपल में मीटर्स, 100 के मल्टीपल मीटर से लेके 1000 के मल्टीपल में मीटर्स में होंगे। प्लेट्यूज कैन रेंज फ्रॉम अ फ्यू 100 meters to several thousand meters in height। ना एग्जाम्पल क्या है प्लेट्यूज का? द डेक्कन प्लेट्यू बेस्ट एग्जाम्पल है। द डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू एंड द तिब्बत प्लेट्यू जो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स में कौन कौन सा होगा? द डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है, और जो साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, एंड द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू एंड द तिब्बत प्लेट्यू, ये सारे एग्जाम्पल होंगे। तिब्बत प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यूज माना जाता है। ना सिग्निफिकेंस प्लेट्यूज का क्या होगा देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस में क्या होगा? प्लेट्यूज आर ऑफन रिच इन मिनरल डिपॉजिट। मिनरल डिपॉजिट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इसमें, यानी रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यूज आर ऑफन रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यू जो होता है वो फेमस होता है गोल्ड और डायमंड के माइनिंग के लिए। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। एंड लावा प्लेट्यू जो है, जो कि डेक्कन में है, लाइक द डेक्कन, सॉरी, लावा प्लेट्यूज लाइक द डेक्कन, डेक्कन की तरह, आर रिच इन ब्लैक एंड सुटेबल फॉर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेट्यू जो है वो रिच इन ब्लैक सॉइल, यानी ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा वहाँ मिलता है। सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, और कल्टिवेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है। नाउ अब आते हैं थर्ड पार्ट इसका, प्लेन। प्लेन के बारे में, प्लेन्स क्या होता है? अ प्लेन इज़ अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड होता है, लार्ज स्ट्रेच मतलब ये ऊंचा नहीं होगा। जैसे अगर हम तीनों को फॉर्म करें तो मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है, ये हमारा प्लेट्यूज है, तो ये वाला जो हाइट है ना, इस हाइट पे ये प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन्स हो जाएगा। तो ये प्लेट्यू था, प्लेट्यू, प्लेट जैसा ये दिखता है प्लेट्यू, और ये हमारा माउंटेन था, ये प्लेट्यू है। नाउ तो प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली लेस दैन 200 मीटर्स। ध्यान रखना है, ये लेस दैन कितने मीटर से होंगे? तो 200 मीटर से लेस होंगे। दे आर जनरली लेस दैन 200 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। मीन सी लेवल क्या होता है? तो सी का लेवल जो है ना हर जगह कांस्टेंट होता है, तो उसको 0 मीटर पे माना जाता है, और उसी से कंपेयर करते हैं कि प्लेन कितना ऊंचा है, प्लेट्यू कितना ऊंचा है, और हमारे जो माउंटेन है वो कितना ऊंचा है। तो प्लेन जो है लार्ज स्ट्रेच है फ्लैट लैंड का, जनरली जो है 200 मीटर से कम होगा, और मीन सी लेवल से इसकी मेजरमेंट करते हैं तो 200 मीटर से जनरली कम कम माना जाता है ये। नाउ प्लेन्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय रिवर्स। प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो रिवर्स से ज़्यादातर बनते हैं। प्लेन्स कैसे बनते हैं? मोस्टली फॉर्म्ड रिवर्स से होते हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, रिवर और उनकी सहायक नदी, यानी नदी और उनकी सहायक नदी जो होते हैं ट्रिब्यूटरीज, उनसे प्लेन्स का निर्माण होता है। प्लेन्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज विच डिपॉजिट सेडिमेंट्स। कैसे होता है? तो वो क्या करते हैं, रिवर जब फ्लो करते हैं ना अलॉन्ग देयर कोर्स, अपने कोर्स में जब वो मार्ग में बहते रहते हैं तो डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट को, और सेडिमेंट जो लाते हैं ना उससे डिपोजिशनल प्लेन्स बन जाता है। तो प्लेन्स आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और विच डिपॉजिट करता है, जो क्या लाता है? डिपॉजिट लाता है सेडिमेंट्स के रूप में अलोंग देयर कोर्स, अपने कोर्स में सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते जाता है, जिसको डिपोजिशनल प्लेन्स कहते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है? द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है ना इंडिया में जो हैं, और यांगची प्लेन जो है वो चाइना में, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो इंडिया में है, और यांगसी प्लेन जो है वो चाइना में है। ना सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो प्लेन्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड फॉर्म्स। प्लेन्स जो होता है ना मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड फॉर्म्स होता है। प्लेन्स क्या होता है? मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड फॉर्म्स होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा उर्वरक होता है और उपजाऊ होता है। प्लेन्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड फॉर्म्स बिकॉज, क्यों? तो रीजंस क्या है? पहला रीज़न है दे आर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, फर्टाइल होंगे इसके लिए। दूसरा क्या है? दे आर ईजी टू बिल्ड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, रोड्स रेलवेज बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। दे आर ईजी टू बिल्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑन रोड्स, नेटवर्क्स ऑन रोड्स एंड रेलवेज, रोड्स और रेलवेज बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। इजी टू बिल्ड है, यू ऑलरेडी नो कि स्टीपर माउंटेन जो होता है उसमें प्रॉब्लम होगा रोड बनाने में, फ्लैट लैंड में यानी प्लेट्यूज़ पे भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्लेन जो सिंपल होता है वहाँ आराम से ही बनाया जा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड फॉर्म्स है। प्रोडक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
तो दे आर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, फर्स्ट वन था। दूसरे में क्या है कि दे आर ईजी टू बिल्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड और रेलवे बहुत अच्छे से हम लोग इस पर बना सकते हैं। तीसरा क्या है, तो दे आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, चूँकि घर भी बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, घर अच्छे से बन सकता है। प्लेट्यूज़ और माउंटेन पे घर भी बनाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लेन्स एरिया में घर कंस्ट्रक्शन आराम से हो सकता है, बहुत इजीली हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध होता है। तो क्या होगा, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा, इसलिए वो लोग वो एरिया जो है यानी प्लेन वाले एरिया, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ना थर्ड पार्ट क्या पढ़ रहे थे, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वर्ल्ड के। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लैंड फॉर्म्स एंड पीपल, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, डाइवर्स हैबिटेट्स। देखते हैं इसमें क्या है। लैंड फॉर्म्स डिक्टेट द वे पीपल लिव, लैंड फॉर्म्स ही डिक्टेट करता है कि लोग कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। लैंड फॉर्म्स डिक्टेट द वे पीपल लिव, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन मॉन्टेनियस एरियाज़, लेस कल्टिवेशन होता है, डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसपोर्ट बनाना भी, बट ईजियर ऑन प्लेन्स। डाइवर्स हैबिटेट्स में क्या पढ़ना है, क्या जानना है कि लैंड फॉर्म्स, देखिए हम लोग 3 तरह का लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं, एक माउंटेन वाला, एक टेबल लैंड वाला, सेम बेस पे बनाते हैं, एक माउंटेन, एक टेबल लैंड वाला और एक प्लेन वाला। तो ऑलरेडी वी नो कि प्लेन पे घर बनाना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है प्लेट्यूज़ के मुकाबले में, और माउंटेन पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या होगा कि डाइवर्स हैबिटेट देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग एरिया में, अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग पॉपुलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत कम मिलता है पॉपुलेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों, इसका रीज़न आप जानते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, लैंड फॉर्म्स डिक्टेट करता है द वे पीपल लिव, लाइफ डिफ़िकल्ट होता है माउंटेनस एरिया में, क्यों, क्योंकि कल्टीवेशन भी नहीं होता है और डिफ़िकल्ट ट्रांसपोर्ट भी बनाना होता है। लेकिन प्लेन्स में बहुत आसान है ट्रांसपोर्ट भी बनाना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बनाना, और कल्टीवेशन भी आसान है, और घर भी बनाना आसान है। यानी आप अगर प्लेन एरिया में देखिएगा तो डेंसिटी, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, डाइवर्स हैबिटेट्स मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा डेंसिटी मिलेगा। और माउंटेन वाले एरिया और प्लेट्यू वाले एरिया में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगा। नाउ यूजेस में क्या देखना है, द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड डिटरमाइन द यूजेस, यानी अवेलेबल जो लैंड है और क्वालिटी ऑफ लैंड जो है डिटरमाइन करता है यूजेस, कितना अवेलेबल लैंड है और किस क्वालिटी का लैंड आपके पास है, उसी से आप उसको यूज़ कर पाएंगे सही से। नाउ पीपल प्रेफर टू लीव ऑन प्लेन्स, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि पीपल जो है ज़्यादातर प्रेफर करते हैं प्लेन्स पे रहना, प्लेन्स वाले एरिया में रहना। क्यों, क्योंकि लैंड जो ना ईजी अवेलेबल होता है फॉर हाउसिंग के लिए, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट लैंड है, लैंड कैचेस के लिए ईजी अवेलेबल होगा, तो हाउसिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, ये बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में कि यूजेस जो है ना, अवेलेबल लैंड कैसा होगा और क्वालिटी कैसी लैंड की है वही डिटरमाइन करेगा यूजेस को। और पीपल जो है जनरली ज़्यादा रहना पसंद करते हैं कहाँ पे, प्लेन्स वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि लैंड जो है इजीली अवेलेबल होता है, क्या चीज़ के लिए, हाउसिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो दीज आर ऑल अबाउट योर चैप्टर। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, शेयरिंग, लाइकिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर again. Thanks, a lot of thanks all of you.